नमस्कार बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी पाठ 7 मेरे रजा साहब का प्रश्न और उत्तर। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो आपका जो पहला प्रश्न है उसमें क्या दिया गया है कि सूचना अनुसार कृतियां करो। देखो बच्चों यहाँ पे जैसे सूचना दी गई है उसके अनुसार आप कृति करो। ठीक है, तो पहला क्या है यहाँ पे संजाल पूर्ण करो। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया है कि रजा साहब की स्वभावगत विशेषताएं, जो रजा साहब थे इनके स्वभावगत विशेषताएं कौन कौन सी थी। तो इसका आंसर देख लो बच्चों, रजा साहब की स्वभावगत विशेषताएं। पहली विशेषता, उनके मन में सर्वधर्म समभाव की भावना थी। दूसरा, छोटी छोटी बातों को भी वह महत्व देते थे। तीसरा, अपने काम को बड़ी तन्मयता और लगन के साथ करते थे। चौथा है, वे बहुत ही धैर्यवान थे। ठीक है बच्चों, तो आप क्या कर सकते हो, पहले को इसमें लिख सकते हो, दूसरे को इसमें लिख सकते हो, तीसरे को इसमें और चौथे को इस बॉक्स में। समझे? अभी आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है कि कृति पूर्ण करो। देखो बच्चों ये कृति आपके टेक्स्ट बुक में दी गई थी, जैसे मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी। ये रहा ये कृति। ठीक है, इस कृति को आप लोगों को पूर्ण करना है। इसमें क्या दिया गया है कि दोनों ने मिलकर चित्रों की प्रदर्शनियाँ यहाँ की थी। ठीक है, तो इसका उत्तर बच्चों देखो यहाँ पे क्या लिखना है आप लोगों को। तो क्या लिखोगे, मुंबई लिखोगे, लंदन लिखोगे, पेरिस और न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क। उसके बाद यहाँ पे अगला है सूची तैयार करो। इसमें पहला है पाठ में आए विविध देशों के नाम। देखो बच्चों इस पाठ में जो अलग अलग देशों के नाम आए हैं ना वो आप लोगों को लिखने हैं। तो पहला देश भारत हो जाएगा, दूसरा क्या होगा पेरिस, तीसरा होगा लंदन, चौथा होगा न्यूयॉर्क। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगला है दूसरा, देखो पाठ में उल्लिखित विविध भाषाएं, मतलब ये जो पाठ है इसमें उल्लिखित जो अलग अलग भाषाएं हैं वो आप लोगों को लिखना है। पहला हिंदी लिखना, दूसरा उर्दू, तीसरा अंग्रेजी, चौथा क्या लिखोगे फ्रेंच। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो चौथा इसमें क्या है, कृति पूर्ण करो। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया है कि खाने की इन चीज़ों में रजा साहब की जान अटकी रहती। ठीक है, तो खाने की किन चीज़ों में रजा साहब की जान अटकी रहती थी। तो देखो खाने की इन चीज़ों में रजा साहब की जान अटकी रहती, कौन सी चीज़ों, तो इसमें लिखना बच्चों दाल, इसमें लिखना चावल, इसमें लिखना रोटी और इसमें क्या लिखोगे आलू की सब्जी। समझे? फिर आगे क्या है भाषा बिंदु। तो इसमें क्या दिया गया है कि पाठ्य पुस्तक से 10 वाक्य चुनकर उनमें से उद्देश्य और विधेय अलग करके लिखो। देखो बच्चों आपको क्या करना है, जो आपकी पाठ्य पुस्तक है ना उसमें से 10 वाक्य चुनने हैं। क्या करने हैं, 10 वाक्य चुनने हैं और उनमें से क्या करना है आपको, उद्देश्य और विधेय दोनों को अलग अलग करके लिखना है। तो देखो बच्चों मैंने यहाँ पर ना 10 वाक्य लिखे हुए हैं। देखो आप लोग साफ साफ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 10 वाक्य हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। ठीक है, ये 10 वाक्य मैंने लिखे हैं। अभी इनमें से मैंने उद्देश्य और ध्येय दोनों को अलग अलग करके लिखा है, उद्देश्य और विधेय। ठीक है, चलो मैं आप लोगों को बताती हूँ। इसमें देखो ये जो पहला वाला वाक्य था कि हेलेना बहुत खूबसूरत हिंदी बोलती थी। ठीक है, तो इसमें उद्देश्य क्या होगा बच्चों, हेलेना, और विधेय क्या होगा, बहुत खूबसूरत हिंदी बोलती थी। फिर दूसरा है पत्नी, दूसरा क्या है प्रश्न, यहाँ पे देखो प्रश्न नहीं वाक्य देखना, पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। ठीक है, तो इसका यहाँ पे उद्देश्य इसमें क्या होगा पत्नी और विधेय क्या होगा बड़ी प्रसन्न हुई। उसी तरीके से खिड़कियाँ उद्देश्य हो जाएगा खुली रह गई होंगी, तो ये विधेय हो जाएगा। उसके बाद ठेकेदार नया था, फिर घमंडी दांत अब निरुत्तर थे, हर एक आदमी शिकार करता था, बैंक खुले हुए हैं, शालू बच्ची लगती थी, लेखक अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने लगा, पढ़ाई पिछड़ती गई। ठीक है, तो ऐसे करके आप लोगों को करना है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे आगे जाएंगे तो उपयोजित लेखन में क्या है कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल आती है, इस सुवचन पर आधारित 80 शब्दों तक कहानी लिखो। देखो बच्चों आपको क्या करना है, ये जो सुवचन है एक वचन है, जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल आती है, इस पर आपको 80 शब्दों में कहानी लिखना है। 80 मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं, जितना मैंने लिखा है उतना आप लोग लिख लेना। ठीक है, तो चलो बताती हूँ मैं आप लोगों को ये पढ़ के नहीं बताऊँगी, या फिर चलो पढ़ करके बता ही देती हूँ, समझ जाओगे अच्छे से। देखो क्या है, मेहनती रोहन अपनी माँ के साथ गांव में रहता था। एक रोहन नाम का लड़का था जो कि बहुत ही मेहनती था, वो अपनी माँ के साथ गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह कैसा था बच्चों, बहुत ही ज़्यादा गरीब था। बचपन में ही उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। किसके, रोहन के पिता की मृत्यु हो गई थी। रोहन की पढ़ाई लिखाई व उसके भरण पोषण की जिम्मेदारी उसकी माँ पर थी।
ठीक है। रोहन की जो पढ़ाई लिखाई थी या फिर उसके भरण पोषण, उसको खाना पानी वगैरह देना, तो वो सारी जिम्मेदारी उसके माताजी की थी, क्योंकि अभी उसके पिताजी नहीं थे तो कौन उसकी देखभाल करे, उसकी माँ ही करेंगी। माँ सब्जियां बेचकर घर चलाती थी। अब सोचो इतने लोग गरीब थे, क्योंकि अभी पिता नहीं है तो माँ को ही सब काम करना पड़ेगा, घर का भी काम, ऊपर से कमाने का भी काम, है ना, तभी तो वो अपने बेटे को पाल पाएंगी। तो क्या करती थी, सब्जियां बेच करके घर चलाती थी। रोहन बहुत ही होशियार था। रोहन कैसा था, वो बहुत ही होशियार था। वह हमेशा बुद्धिमानी व चतुराई से कार्य करता था। जीवन में एक सफल इंसान बनकर दूसरों की सेवा करना उसका लक्ष्य था। एक दिन अचानक बीमार पड़ने के कारण माँ सब्जियां बेचने नहीं जा पाई। दवा खाने के बाद भी माँ की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि हालत और भी खराब होती गई। रोहन ने बड़े डॉक्टर से माँ का इलाज करवाया। मेरे घर में जितने भी पैसे थे सारे माँ के इलाज में खर्च हो गए। डॉक्टर ने माँ को कुछ दिन आराम करने की सलाह दी। ठीक है, अभी उसकी माँ जो थी वो बीमार हुई, तो डॉक्टर ने क्या बोला, मतलब घर में जितने भी पैसे थे सारे माँ के इलाज में खर्च हो गए थे, क्योंकि उसकी माँ बीमार पड़ी थी। तो डॉक्टर ने क्या बोला कि रोहन से बोला होगा कि माँ क्या करनी चाहिए, मतलब थोड़ी देर आराम करे, थोड़े दिनों तक वो आराम करे। तो क्या हुआ, देखो सारे पैसे खर्च हो जाने के कारण रोहन अपने विद्यालय की फीस नहीं जमा कर पाया। अब देखो बच्चों क्या होता है, माँ की बीमारी में सारा पैसा लग गया तो रोहन अपने स्कूल की फीस नहीं दे पाया। तो शिक्षक ने जब उसे बुलाकर फीस न जमा करने का कारण पूछा तो रोहन ने सारी बात शिक्षक को बताई। शिक्षक ने प्रधानाचार्य से बताकर रोहन की उस महीने की फीस माफ करा दी। फिर क्या होता है, तो रोहन की घर की स्थिति देखकर उसके पड़ोसियों ने उसे समझाया कि तुम पढ़ाई लिखाई छोड़कर कोई नौकरी करो और अपनी माँ की देखभाल करो। रोहन को अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी थी, उसे पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना था, परंतु उसे कुछ समझ नहीं रहा था कि वह क्या करे। अगले महीने जब फिर से वह विद्यालय की फीस नहीं भर पाया तो शिक्षक ने उसे एक सुझाव दिया कि तुम विद्यालय के बाद छोटे छोटे विद्यार्थियों को पढ़ाया करो, यानी कि जो तुमसे छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ाया करो, उससे तुम्हें थोड़ी आर्थिक मदद मिलेगी। रोहन भी इस बात के लिए मान गया। ठीक है, उसने अपने शिक्षक की सहायता से छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और अपने मित्र की सहायता से सुबह घर घर अखबार पहुंचाने का कार्य करने लगा। माँ अपने बेटे को इस तरह कड़ी मेहनत करते देख परेशान हो गई। मतलब जो माँ थी, जब ये इस तरीके से मेहनत करने लगा, कौन, रोहन, तो माँ बहुत परेशान हो गई। परंतु रोहन ने माँ को प्यार से समझाया कि अब वह बड़ा हो गया है। अपने बेटे की बड़ी बड़ी बातें सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। रोहन ने क्या बोला कि माँ को जब दया आ रही थी उसके ऊपर, तो रोहन ने क्या बोला कि अब वो बड़ा हो गया है, इस तरह से वो अपनी माँ को समझा रहा था। तो जब माँ ने अपने बेटे की इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। देखते ही देखते रोहन के पास ढेर सारे पैसे जमा हो गए और उसने वे पैसे अपनी माँ को दिए और विद्यालय की फीस भी जमा कर दी। पढ़ाई में कड़ी मेहनत करके रोहन इस वर्ष परीक्षा में अव्वल आया और विद्यालय ने उसकी आगे की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति देना शुरू किया। इस तरह रोहन ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने घर को भी संभाला और आगे चलकर वह क्या बना बच्चों, डॉक्टर बना। गांव के लोग रोहन की तरक्की देखकर बस यही कहते थे, क्या कहते थे, कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल आती है। सीख क्या है बच्चों कि यदि मन में कुछ पाने की चाह हो तो उसके लिए रास्ते अपने आप निकल आते हैं। ठीक है, तो चलो अभी ये जो प्रश्न था इसका उत्तर तो मैंने आप लोगों को बता दिया बच्चों। अभी यहाँ पे आगे क्या है, मैंने समझा। तो बच्चों एक बात बताना, ये जो पार्ट है इसे पढ़ने के बाद आपने क्या समझा। तो देखो जो मैंने समझा है वो यहाँ पे लिखा है कि व्यक्ति को सर्वधर्म समभाव की भावना के साथ सर्वत्र प्रेम फैलाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जीवन में छोटी बड़ी बातों को महत्व देते हुए अपने कर्तव्यों का शांति व धैर्य से पालन करना चाहिए। इसके साथ ही व्यक्ति को अपने मित्र के प्रति कर्तव्यों का पालन पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है स्वयं अध्ययन। तो इसमें क्या बोला गया है कि किसी गायक या फिर गायिका की सचित्र जानकारी लिखो। सचित्र मतलब क्या होता है बच्चों, आपको उनका चित्र भी इकट्ठा करना है। ठीक है, मतलब उनका चित्र भी, मतलब जैसे कोई गायिका है तो उनका चित्र भी आप देखो कि वो कौन है और फिर उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है। ठीक है, तो चित्र अगर चाहो तो यहाँ पे बना सकते हो, वैसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको अध्ययन करना है उनके बारे में कि वो कौन है और वो कैसे इतनी बड़ी सिंगर बनी, इतनी बड़ी गायिका वो कैसे बनी, उनके बारे में यहाँ पे लिखना है। गायक भी हो सकते हैं, गायिका भी हो सकती है। तो बच्चों मैंने यहाँ पे लता मंगेशकर जी की
जी के बारे में लिखा है। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे कि मेरी प्रिय गायिका स्वर कोकिला, स्वर कोकिला, कोकिला मतलब क्या होता है बच्चों, कोयल, ठीक है। तो ये कैसी है, स्वर की कोयल, इनके नाम से विख्यात श्रीमती लता मंगेशकर जी हैं। लता जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। लता जी के पिताजी पंडित दीनानाथ मंगेशकर संगीत प्रेमी व थिएटर से जुड़े हुए थे। लगभग 13 वर्ष की आयु में अपने पिता को खो देने के बाद अपने संघर्ष से उन्होंने अपने पिता के स्वप्न को पूरा किया। भारत रत्न से सम्मानित लता जी ने 20 से अधिक भाषाओं में लगभग 30,000 से अधिक गाने गाकर दुनिया में सबसे अधिक गीत गाने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। गायन की दुनिया में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने वाली लता जी समय समय पर पद्म भूषण, पद्म विभूषण और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, राजीव गांधी पुरस्कार जैसे लगभग सभी पुरस्कारों के साथ साथ देश के सबसे बड़े पुरस्कार भारत रत्न से भी नवाजी गई हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपका ये जो लेसन है मेरे रजा साहब, इसका क्वेश्चन और आंसर कंप्लीट होता है और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो बच्चों अभी हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।